नमस्कार जोहार साथियों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी जेपीएससी का 29 तारीख के बाद से जो प्रोटेस्ट थोड़ा उग्र हुआ है वो हम लोग देख ही रहे हैं। 29 को मैं भी गया था वहाँ देखने के लिए। अल्बर्ट एक्का चौक का नज़ारा जंतर मंतर से भी ज़बरदस्त वहाँ पर देखने को लगा। हालांकि स्टूडेंट का संख्या मैं जितना सोच करके गया था उतना नहीं था, लेकिन स्टूडेंट धीरे धीरे और जुड़ेंगे और ये आंदोलन और तेज़ होता जाएगा। स्टूडेंट्स का जो डिमांड है इस बीच में, उस डिमांड की अगर सारी शर्तें मंजूर हो जाती हैं तो प्रोटेस्ट ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अगर उसमें सारी शर्तें मान ली गई तो किन किन के ऊपर ये प्रॉब्लम या किन किन का नौकरी भी जा सकता है, उसी बात को लेकर के थोड़ा सा आज समझना ज़रूरी है। क्योंकि एक ऑब्वियसली जो गलत काम करने जा रहा है, जो मान लीजिए माल प्रैक्टिस कर रहा है, ओएमआर में कुछ कुछ धांधली कर रहा है, या कोई एजेंसी है जिसको एग्ज़ाम लेने के लिए दिया गया टीडीपीएल वाले, वो आकर के धांधली कर रहे हैं, तो उनको एक प्रॉपर डर होना चाहिए मन में हमेशा के लिए कि अगर हम करेंगे ऐसा कुछ गलत काम तो मेरे ऊपर भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। उसी को लेकर के आज का चर्चा है कि क्या इसमें 11 to 13 जेपीएससी में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका भी जॉब जा सकता है, या फिर वो लोग इतने सेफ हैं कि उनका नौकरी नहीं जाएगा इसमें, या उन पर कुछ नहीं होगा। तो इसी चीज़ का वो विश्लेषण है बेसिकली। होना अंततः क्या है वो तो इस प्रोटेस्ट का जो आउटकम निकलेगा उससे हम लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि क्या है। एनीवे, हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि किन किन कारणों से, किन किन प्रोबेबिलिटीज़ में इन लोगों का नौकरी जा सकता है, या इनके नौकरी पे अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है। जैसे अगर मेरे पास डिमांड्स स्टूडेंट्स का है यहाँ पर, कि अगर हम लोग डिमांड देखें स्टूडेंट्स का, तो ये बेसिकली मैंने जो उनका पेपर है इस बार का डिमांड है, सारे के सारे पॉइंट्स इसमें कवर्ड हैं। इस डिमांड में अगर पहला डिमांड आप देखिएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, कि 14वीं जेपीएससी 2023 तथा 2025 बैकलॉग तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। मैं सारे डिमांड्स पे नहीं जाने वाला हूँ, सिर्फ जो आज के टॉपिक के रूप में या जो हम लोगों को लीगल पक्ष इसका समझना है उसके रूप में समझने के लिए ज़रूरी है, उसी डिमांड के ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि वो पहला डिमांड है तो ऑब्वियसली उसको बहुत सोच समझ के सबसे ऊपर रखा गया है कि वो प्रायोरिटी है। तो पहला चीज़ ये है कि 14th जेपीएससी रद्द होना चाहिए, बैकलॉग भी रद्द होना चाहिए, जो इस टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा कराया गया। और टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा पूर्व में कराया गया सभी परीक्षाओं को रद्द करने का डिमांड है। अब ये सभी परीक्षाओं में एसीएफ भी आ गया, एफआरओ भी आ गया, या जितने भी परीक्षाएं पीछे की हैं उनको भी रद्द किया जाए। अब यहाँ साथ में डिमांड में ये लिखा है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में जेपीएससी नियमावली का उल्लंघन किया गया है, या इसके तहत इस एग्ज़ाम को भी रद्द होना चाहिए। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, क्योंकि यहाँ डिमांड में 11 से 13th जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को भी लिया गया है, सबसे ऊपर ही रखा गया है कि 11 से 13 जेपीएससी को भी इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। मतलब जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं इसके अंदर उनको रद्द किया जाना चाहिए। अब इसका कानूनी एंगल थोड़ा समझना ज़रूरी है कि क्या ये डिमांड जा कर के आगे किस तरह से कानूनी दाव पेच में फंसेगा। क्योंकि डिमांड वही है, मान लीजिए कि सरकार ने मान भी लिया, सरकार ने कह भी दिया, तब भी मामला कोर्ट में ही जाएगा, है ना, डिमांड मानने के बाद भी। क्योंकि अभी आपने देखा कि मेरे ख्याल से तमिलनाडु सरकार ने जो स्टैम्पेड में वहाँ पर कुछ हुआ था, भगदड़ हुआ था, उसमें भगदड़ में लोगों को नौकरी दे दिया। जो भगदड़ में मारे गए थे उनके परिजनों को कुछ सरकारी नौकरी दिया गया था, बड़ा उसको बंटवाया गया, उसको वहाँ के कोर्ट ने क्वैश कर दिया, बोला कि ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें आर्टिकल 14-16 दोनों का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी का आर्टिकल है कि किसी को भी सरकारी नौकरी देना है तो ऐसा नहीं कि कोई पक्षपात हो जाए, सबको इक्वल अवसर मिलना चाहिए। तो उनके स्टैम्पेड में यानी भगदड़ में जो लोग मारे गए थे उनके परिजनों को जो नौकरी मिला था वो नौकरी रद्द हो गया। एनीवे, जो भी इसका मामला होगा उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्या क्या जजमेंट्स रहे उसी को समझते हैं। तो ये है डिमांड कि 11 से 13 जेपीएससी को भी रद्द होना चाहिए, और एकदम मुख्य डिमांड है ये, नंबर 1। क्लियर। अब ये डिमांड किस आधार पे किया गया है 11 से 13 जेपीएससी, इसके लिए अगर आपको एक केस याद हो जो हाई कोर्ट में गया था मेरे ख्याल से, ये वाला केस राजेश प्रसाद एंड स्टेट ऑफ अदर्स, मैंने स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। ये केस में अगर ये टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या था। कि जिसके अंदर मतलब कुछ छात्र जो मेंस में रिजेक्ट हुए थे, जिनका मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो लोग कोर्ट चले गए थे ये कहते हुए कि परीक्षा में प्रॉपर तरीके से जो कॉपी है उसको दिखाया जाए। कि भाई उसको मना कर दिया था आयोग ने कि हम आपको कॉपी नहीं दिखाएंगे, या रीवैल्यूएशन के लिए बोला गया था, उसको शायद आयोग ने मना कर दिया था उस समय। खैर ये हुआ उस समय 11 to 13 जेपीएससी का जब मेरिट लिस्ट फाइनल आया था उस समय का ये घटना है। इसको भी मेरिट लिस्ट को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के अंदर में। खैर
जो भी हुआ उसके बाद लोग ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद अब ये जो मामला हाल फिलहाल में उठा है तो दोबारा ये आग जो है थोड़ा सा तेज हो गया है। उस समय तो चलिए कोर्ट ने ऐसा मैंने जो ही निर्णय लिया कि उनको जॉब दे दो, सारे लोग अभी जॉब में हैं, उनको नियुक्ति पत्र वगैरह भी मिल गया है। लेकिन अब ये जब दोबारा मामला गर्म हो रहा है तो इसको भी माने आलोक में लिया जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था। अब देखिए, हम लोग ये देखते हैं कि किन किन सूरत में किस किस कंडीशंस में ये जॉब जा सकता है और किस किस कंडीशन में ये जॉब नहीं जा सकता है, जो लोग इसके अंदर माने जॉब कर रहे हैं बेसिकली। तो एनीवे, तो एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अब तक जो कुछ कुछ जजमेंट रहा है ना, उनको देख करके लगभग 3-4 ऐसे प्रेसिडेंट बने हुए, माने सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऐसे जजमेंट आए हैं जिनके आधार पे आप कह सकते हैं कि ये इनका रद्द होगा वैकेंसी, या तो पूरा का पूरा वैकेंसी रद्द होगा या इन लोगों का नौकरी जाएगा। जैसे पहला मैंने एक आपको बताया था कि जब तक सबूत नहीं मिलेगा इस एग्ज़ाम में पूरे के पूरे प्रोसेस में गड़बड़ी है, अगर एग्ज़ाम के पूरे प्रोसेस में ही गड़बड़ी अगर नहीं मिलता है तो ये एग्ज़ाम रद्द नहीं किया जाता है। दूसरा क्या कंडीशन है कि अगर इसमें जो लोग गड़बड़ी किए हैं वो चिन्हित हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तब भी पूरा एग्ज़ाम रद्द नहीं होता है, सिर्फ उन लोगों को पनिशमेंट मिलता है। एनीवे, तो इसमें अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा थोड़ा हम लोग देखें ना, तो जैसे एक जो जजमेंट आया था सचिन कुमार वर्सेस DSSB का, DSSB, मार्च 3, 2021, इसके जजमेंट में क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर पूरा का पूरा सिस्टम ही फेलुअर है, जैसे मान लीजिए कि JPSC ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया और ये एग्ज़ाम में ऐसा माल प्रैक्टिस हुआ है कि देखने से लग रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही एकदम हिल गया है, जो कि अभी देखने को लग रहा है। अगर TDPL जैसा एजेंसी जिसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया, तो TDPL ने ऑब्वियसली जो भी परीक्षा कराया उसमें फ्रॉड किया है ना, उसमें इसका मतलब क्या होगा कि ये एक तरह का प्रेसिडेंट बन सकता है कि पूरे के पूरे सिस्टम को ही फेलुअर माना जाएगा। ये जो एग्ज़ाम का प्रक्रिया किया गया है वो पूरा एग्ज़ाम का प्रक्रिया ही फेलुअर है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि कुछ मेरिट वाले लोगों का भी हुआ है, सब ऐसे नहीं हैं जो सेटिंग से आए हैं, कुछ लोग इसमें मेरिट वाले भी हैं। तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरा का पूरा सिस्टम ये हो गया है। खैर, आगे का अपना जिसका भी राय जो भी होगा वो तो देखा जाएगा मामला। तो सचिन कुमार वर्सेस ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम है ना, DSSB। इसमें यही हुआ था कि Tier 1 Tier 2 के परीक्षा में कुछ धांधली हुआ वहाँ पर, और पूरे के पूरे एंटायर सिस्टम को ही, एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही रद्द कर दिया गया। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा जो परीक्षा है वो रद्द हो सकता है। मैं 11 to 13 JPSC की बात कर रहा हूँ, 14th तो रद्द होगा ही होगा अगर TDPL का उसमें हाथ रहा या उसमें भी कुछ गड़बड़ी पाया गया, जैसा कि डिमांड्स है स्टूडेंट्स का, अगर वो डिमांड मान लिया गया तो ये परीक्षा भी रद्द हो सकता है, क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। एक जजमेंट और भी है लेकिन बहुत पुराना है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 1970 का जजमेंट है। इस जजमेंट में भी यही हुआ था कि 1970 में कि पूरे के पूरे एक सेंटर पे जब दबा के चीटिंग किया गया तो उस पूरे सेंटर का रिजल्ट ही कैंसिल कर दिया गया। यानी यहाँ पर भी वही हुआ कि मास कैंसिलेशन, पूरी की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द, या पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट वैकेंसी पूरे को उसको रद्द कर देना, मास का पूरा रिजेक्ट कर देना या हटा देना उसको जॉब से। तो एनीवे, तो ऐसा 2-4 बार हो चुका है यहाँ पर, और भी कुछ केसेस होंगे जिसको यहाँ पर हमने नहीं लिया है क्योंकि कितना केसेस लेंगे। एनीवे, दूसरा इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि जो कोर्ट बैठेगा, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा, या मान लीजिए जो आयोग जो इसका फैसला लेने के लिए जाएगी, उसको कैसा प्रूफ लगेगा। देखिए, प्रूफ 2 टाइप का हो सकता है। जैसे एक क्रिमिनल कोर्ट में जो प्रूफ चलते हैं उसको कहा जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब कि जो क्रिमिनल कोर्ट में, क्योंकि कभी कभी सजाए मौत भी हो सकता है, फांसी भी हो सकता है, उम्र कैद भी हो सकता है, तो वहाँ पे सज़ा क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चलती है, तो जो एविडेंस लगता है क्रिमिनल कोर्ट में वो होना चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि उसके ऊपर कोई भी संदेह नहीं किया जा सके, वो एविडेंस इतना ज़्यादा फुल प्रूफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस केस में कहा गया है कि जब भी एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कोई मामला हो जिसमें परीक्षाओं में कुछ धांधली, परीक्षाओं में कुछ चीटिंग, माल प्रैक्टिस वगैरह का चर्चा होता है, तो वहाँ पर जो एविडेंस लाना होगा वो एविडेंस उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं चाहिए जितना क्रिमिनल कोर्ट में चाहिए। और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट यहाँ रहे कि ये जो कहलोन दिख रहे हैं वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें जो थे ये जो कहलोन साहब जो हैं ये भी बेसिकली ये शायद पंजाब स्टेट सर्विस कमीशन के अध्यक्ष थे।
इनके यहाँ से भी 16-17 करोड़ रुपया मिला था और इन्होंने ये रंगे हाथों पकड़े गए थे 5 लाख रुपये लेते हुए। तो इन्होंने भी केस किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसमें इतना स्ट्रांग प्रूफ तो नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कह दिया कि भाई इतना स्ट्रांग प्रूफ नहीं चाहिए जितना क्रिमिनल कोर्ट में चाहिए होता है। मतलब कि एक रीजनेबल प्रूफ होने से भी ये पूरा का पूरा वैकेंसी रद्द हो सकता है। मतलब कि सिर्फ इतना पता चल जाए कि हाँ इतने सारे OMR में धांधली हुआ, इतना सारा, एकदम क्रिमिनल कोर्ट के जैसा प्रूफ नहीं चाहिए, एक नॉर्मल रीजनेबल प्रूफ होना चाहिए, सही प्रूफ होना चाहिए, उससे भी पूरी की पूरी नियुक्ति रद्द की जा सकती है, उसको भी एक एविडेंस माना जाएगा। तो ये एक दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा भी एविडेंस को लेकर के क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा जैसे है कि प्योरिटी ऑफ सिलेक्शन टेक्स प्रायोरिटी, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ छात्र आते हैं और वो ये कहते हैं कि पूरे के पूरे एग्ज़ाम को रद्द नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग मेरिट से सिलेक्ट हुए हैं, और उनका संख्या कम पाया जाता है। मतलब उनका मान लीजिए कि संख्या होगा 342 सीट है, तो मान लीजिए कि 100 लोग रह गए या 150 लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, क्योंकि हमने मेहनत से एग्ज़ाम दिया है, अगर पूरा वैकेंसी रद्द होगा तो हमारा क्या होगा। वैसे ऑलरेडी उनके पास आर्टिकल 311(2) का प्रोटेक्शन है ना, इकलौता प्रोटेक्शन। तो अगर वैसा कहा जाता है तो भी एक केस अगर आपको यहाँ देखना होगा कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस ए कलाईमानी, इस केस में क्या कहा गया था कि द कोर्ट अपहेल्ड कैंसिलेशन आफ्टर फाइंडिंग OMR शीट। मतलब OMR शीट में यहाँ भी गड़बड़ी हुई, टैंपरिंग हुआ उसके अंदर, जैसा अभी JPSC में आ रहा है मामला, उसके आधार पे इस एग्ज़ाम को रद्द किया गया था। और यहाँ जब ये लोग कोर्ट पहुँचे कुछ लोग कि भाई हमने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया है, तो इन्होंने क्या बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर दैन इंडिविजुअल इनकन्वीनियंस। इन्होंने कहा कि हमने इतना मेहनत किया, PT पास किया, मेंस पास किया, फिर इंटरव्यू दिया, पूरा एक प्रक्रिया 2 साल का हमने अपनाया, इतना मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ और वो सिलेक्शन के बाद पूरा नियुक्ति रद्द हो रहा है। तो इनको कहा गया कि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होगा, आपके इंडिविजुअल जो इतना एफर्ट लगा ना, इसको सिर्फ इनकन्वीनियंस माना कोर्ट ने कि आपको इनकन्वीनियंस के लिए खेद है, लेकिन क्योंकि ये ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है तो उसको देखते हुए ये एग्ज़ाम रद्द होगा, चाहे उसमें कुछ इंडिविजुअल लोग सही ही क्यों नहीं हो, सही तरीके ही से ही मेहनत करके क्यों नहीं एग्ज़ाम दिया हो, क्योंकि ये मामला लोक कल्याण का है, पब्लिक इंटरेस्ट का है। तो उस केस में भी क्योंकि इतने ज़बरदस्त प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे ऑर्डर्स हैं पहले से, उसके आलोक में अगर आप देखेंगे ना, तो अगर 11 to 13 JPSC में भी गड़बड़ी पाया जाता है, स्टूडेंट्स का डिमांड को माना जाता है, तो वो एग्ज़ाम रद्द हो सकता है, सब लोगों का जॉब भी जा सकता है। अब इसमें कुछ बेकसूर लोगों का भी जॉब जा सकता है, जो कि हो सकता है कि संख्या मेजॉरिटी में हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब जाएगा ही जाएगा, ये तो आगे का मामला है, हम लोग पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो घूम फिर करके एट द एंड ऑफ द डे हम लोग परीक्षार्थी हैं, हम लोग एग्जामिनी हैं जो बेसिकली बैठ करके परीक्षा देते हैं। और इस परीक्षा में देने के लिए हम लोगों को जो भी चीज़ें आसपास घटित हो रहा है हमारे आसपास, उसका क्या कानूनी पक्ष है या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रोटेस्ट और इन सब जगहों पे बेसिकली थोड़ा सा इमोशंस ज़्यादा होता है, उतना कानूनी एंगल्स पे बात नहीं होता है। इसलिए बार बार हम स्टूडियो का ही थोड़ा रुख करते हैं, अपने क्लास का रुख करते हैं समझने के लिए कि इसका कानूनी प्रक्रिया या कानूनी एंगल क्या होता है ना। तो वो समझने से हमें थोड़ा सा किसी भी परिस्थिति का, किसी भी चीज़ का या किसी भी इवेंट का एक अच्छा आइडिया थोड़ा सा मिल जाता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के इन 3-4 जजमेंट्स या पुराने जजमेंट्स को हम लोग देखेंगे तो उसके आलोक में ये लगता है कि अगर उस डिमांड को माना गया तो ऑब्वियसली 11 to 13 JPSC पूरा का पूरा रद्द हो सकता है, उन लोगों का 100% नौकरी जा सकता है। और उनको फिर लास्ट में यही कहा जा सकता है कि भाई 11 to 13 JPSC में जो लोग सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि इसमें माल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुआ, अगर फाइंड आउट होता है, एविडेंस नहीं मिलेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ डिमांड होने से, और अगर मान लीजिए कि रद्द कर भी दिया तो उसको फिर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा उस चीज़ को, और वहाँ पे फिर तो खेल कोर्ट के अंदर में खेल एविडेंस का ही होता है, वहाँ पर इमोशन से या इन सब चीज़ों से नहीं होता। तो आयोग का इंक्वायरी में जो आएगा देखा जाएगा। एनीवे, तो अब ये मामला मान लीजिए कि कोर्ट में कैसे जा सकता है, तो आर्टिकल 311, जिसको मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 311(2) क्या कहता है कि अगर ये जो अपॉइंटमेंट होती है या जो गवर्नमेंट में जो भर्तियाँ होती हैं बेसिकली, उनको अपना एक लीगल प्रोटेक्शन मिला होता है कि भर्ती को सिर्फ एक नॉर्मल सा ऐसे ही नहीं माना जाएगा कि बस नॉर्मल सा बातचीत हो गया और आप ज्वाइन कर लीजिए गवर्नमेंट को। नहीं, गवर्नमेंट जॉब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर पब्लिक सर्विसेज में जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन। तो 311(2) यही कहता है कि बिना किसी ठोस वजह के या बिना किसी इंक्वायरी के
किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को टर्मिनेशन लेटर या उसको हटाया नहीं जा सकता है उसके पद पे बिना इंक्वायरी के। और अगर ये इंक्वायरी चली, मान लीजिए कि 11 to 13 जेपीएससी पे दोबारा इंक्वायरी शुरू होता है और प्रॉपर तरीके से गलती को पाया जाता है, उस केस में नौकरी जा सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो एक कुछ लोग जो यहाँ पर मान लीजिए जो इतना सेटिंग किए, जिन लोगों ने ये सब इतना ड्रामा रचा, वैसे तो काफ़ी टाइम से ये चला आ रहा है, जब टीडीपीएल नहीं थी तब से भी गड़बड़ी मिलती थी, जब ये सरकार नहीं थी तब भी गड़बड़ी मिलता था जेपीएससी में, जेएसएससी में। तो उसको ये नहीं कह सकते कि एक सरकार या एक एजेंसी का ऐसा है, इन्होंने तो अब किया है मौका पाते ही। ये गड़बड़ी है जब से जेपीएससी है तब से चला आ रहा है, फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी, सब पे कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पर करप्शन के चार्जेस लगे। एनीवे, जो भी होगा वो हमारा मुद्दा नहीं, हम लोग पॉलिटिकल चीज़ों से बचें। वैसे भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में ही पॉलिटिकल चीज़ें थोड़े से होने की कोशिश हो रही थी, तो पॉलिटिकल चीज़ों से नहीं हमें इन्वॉल्वमेंट होना है। हमें बेसिकली अपना पक्ष यहाँ देखना है, अपना ज्ञान को थोड़ा सा मजबूत करना है, चीज़ों को समझना है। तो 11 to 13 जेपीएससी में भी कुछ इस तरह का हो सकता है। अब कुछ जगहों पर इसको अगर मान लीजिए कि लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, या फिर मान लीजिए कि सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता है, वैसे तो क्रिमिनल कोड जैसा एविडेंस नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए एविडेंस उतना ज़बरदस्त नहीं मिलता है 11 to 13 जेपीएससी का, तो ये एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा, तो ये वैकेंसी रद्द नहीं होगा। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जैसे कैंसिलेशन इज नॉट बेस्ड ऑन मेयर एलिगेशंस, जैसे अगर सिर्फ आप आरोप लगाएंगे, मतलब सिर्फ आप कह रहे हैं कि ये 11 to 13 जेपीएससी करप्ट प्रक्रिया है, अगर सिर्फ आप आरोप लगाइएगा और उसको सिद्ध नहीं कर पाइएगा तो ये वैकेंसी थोड़ी ना रद्द हो जाएगा। तो एक चांस ये भी है कि यहाँ पर मामला देखिए कि अगर वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नीट 2024 का मामला, जिसमें इन्होंने पेटिशनर ने या इन्होंने जाकर के कहा कि पूरा का पूरा नीट 2024 को रद्द करना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, लेकिन उसको लिए कोई सॉलिड एविडेंस वहाँ पर नहीं हुआ, तो उसको कोर्ट ने मना कर दिया कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं भी होता है ना, अगर उसके लिए आप कोई सॉलिड एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो जेपीएससी में जो भी डिमांड चल रहा है कि 11 to 13 जेपीएससी को भी ख़त्म किया जाए, उसको भी रद्द किया जाए, अगर उसके लिए मान लीजिए कोर्ट में जाने के बाद कि सीधा सीधा एविडेंस नहीं मिलता है, मैंने कोर्ट में जाना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहले किसी ने उस डिमांड को मान लीजिए सरकार ने मान लिया, फिर लोग कोर्ट में चले गए, तब उस केस में बोल रहा हूँ। ऐसे तो अभी रद्द हुआ तो सरकार के हाथ में कि माने नहीं माने, अब क्या चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन अगर इस केस में होता है कि मान लीजिए कि रद्द का मामला होने लगता है, अगर सॉलिड एविडेंस नहीं है तो बिल्कुल भी रद्द नहीं होगा, जैसे नीट 2024, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस एग्ज़ाम तक पहुँचते हैं, और अगर करप्शन का स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलेगा, ओएमआर का स्ट्रॉन्ग एविडेंस, या इवैल्यूएशन में जो टीचर्स का उसमें मामला आ रहा था कि इवैल्यूएशन उतना क्वालिटी से नहीं किया गया है, या जो लोग इवैल्यूएशन किए हैं उतने क्वालिटी के या उतने सक्षम लोग नहीं थे, तब भी उस चीज़ को नहीं माना जाएगा, खारिज किया जाएगा और वैकेंसी जस का तस बना रहेगा, सब लोग अपना अपना सर्विस कर पाएंगे। तो ऐसा केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, जहाँ पर कि बेसिकली इन्होंने कह दिया कि ये हम खारिज नहीं कर सकते हैं, और बेसिकली ये। अब इसमें देखिए कि आर्टिकल फाइनली कि आर्टिकल 311(2) जो मैं बोल रहा हूँ, वो कब कब आप यूज़ कर सकते हैं जो लोग इस गवर्नमेंट सेवा में हैं, कि अगर इंडिविजुअल केसेस जो लोग चिन्हित हो जाते हैं कि माने जो लोग सेटिंग कर रहे थे वो चिन्हित हो गए, तो उस केस में तो फिर कोई बचा ही नहीं सकता है। उसको कहा जाता है वॉइड एब इनिशियो, मतलब कि जो लोग पकड़े गए हैं इस केस में माने रंगे हाथों कि भाई आपने कुछ ओएमआर में गड़बड़ी किया या आपने जिस भी तरह से ये गड़बड़ी किया, अगर वो चिन्हित हो जाते हैं तो डायरेक्टली उनको फिर यहाँ पर उनके लिए तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। जो लोग इस एग्ज़ाम प्रक्रिया में ईमानदारी से आए थे उनके लिए वैलिड एंड लीगल माने वो 311(2) का प्रोटेक्शन रहेगा कि उनको बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रोसीडिंग के उनको नहीं हटाया जा सकता, बिना इंक्वायरी के। और तीसरा क्या है कि अगर पूरे के पूरे ही सिस्टम में कोई लीक दिखा तो पूरा का पूरा प्रोसेस ही रद्द हो जाएगा, एग्ज़ाम ही रद्द हो जाएगा, और उस केस में यहाँ पर बिल्कुल नहीं माने आर्टिकल 311(2) का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस ही रद्द हो चुका होगा। तो ये सारे यहाँ पर ऑप्शंस बन रहे हैं। नौकरी जाने का चांस तो बिल्कुल ना के बराबर है, कम के बराबर है मेरे ख्याल से, क्योंकि कभी भी उस लेवल का इंक्वायरी नहीं होगा। और इस पे जो आरोप थे उस तरह का ओएमआर वाला आरोप भी नहीं, इस पे जो आरोप थे बेसिकली पेपर ठीक से ना चेक होने वाला आरोप ज़्यादा था, जिस केस में अब वो देखा जाएगा आगे कि क्या होगा नहीं होगा। उसमें इंक्वायरी करके पेपर निकाला जाएगा, मेंस का पेपर दोबारा उसको जांच किया जाएगा हो सकता है, और उस चीज़ में फिर अगर किसी का संलिप्तता पाया जाता है तो पकड़ा जाएगा। खैर ये उतना ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है जिसमें मतलब बहुत कुछ होना संभव नहीं है।
एनीवे आगे आगे देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें होती हैं, और फिलहाल के लिए थोड़ा सा अगर आपको आइडिया इस चीज़ का मिल गया तो ठीक है। अदरवाइज़ जो लोग यहाँ पर मान लीजिए कि प्रोटेस्ट में हैं वो अपना बिल्कुल ध्यान रखें, सरकार बिल्कुल सही फैसला ले, सीबीआई या सीआईडी की इंक्वायरी सही तरीके से हो। हमारा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मामला है कि सबको बस न्याय मिल जाना चाहिए किसी भी तरह से, और जो गलती किया है उसको दंड भी मिलना चाहिए। दंड थोड़ा सा कड़ा ही मिलना चाहिए ताकि आगे लोग गलती करने में सोचें। या प्रक्रिया जो रिफॉर्म्स वाला मैंने पढ़ा नहीं, रिफॉर्म्स वाला आगे कभी बताऊंगा कि रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या सॉल्यूशन दिया गया है, कि ये सब चीज़ें जेपीएससी में सुधारने के लिए रिफॉर्म्स के लिए भी स्टूडेंट्स ने लिखा है, और बिल्कुल वो रिफॉर्म्स होना चाहिए। उसमें कई सारे लोग अपना मत दे रहे हैं कि और भी चीज़ें ये ऐड करो रिफॉर्म करने के लिए। ऑब्वियसली बिना रिफॉर्म्स के तो जेपीएससी में आगे कुछ होना असंभव लगता है। एनीवे जो भी है, आप सबको मेरा थैंक यू और धन्यवाद।